आज के इस वीडियो में हम लोग तुगलक वंश के अगले पार्ट की तरफ चलेंगे, जिसके अंतर्गत फिरोज शाह तुगलक की पूरी कहानी, पूरी हिस्ट्री जानने का प्रयास करेंगे। जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं उस पे हम लोग पॉइंट आउट करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इन सभी बातों को समझने के लिए आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना होगा, इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और पूरी कहानी जानने का प्रयास करें। इससे पहले जो हमने पार्ट 1 बनाया था तुगलक वंश का, उसके अंतर्गत हमने गयासुद्दीन तुगलक की हिस्ट्री के बारे में हमने आपको बताया, किस प्रकार से उसने तुगलक वंश की स्थापना करी। फिर उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताया, जो अगले सुल्तान थे गयासुद्दीन के बाद। उसने किस प्रकार से अपना साम्राज्य का विस्तार किया, क्या उनकी नीतियां रहीं अपने शासनकाल के दौरान। इन सभी बातों के बारे में हमने पार्ट 1 में जिक्र कर दिया है, जिसे आप जाकर के हमारे यूट्यूब चैनल पे देख भी सकते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में फिरोज शाह तुगलक के बारे में जानते हैं, जो तुगलक वंश के अगले सुल्तान होते हैं। अब ये सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के ही चचेरे भाई होते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक मरने से पहले अपने उत्तराधिकारी के रूप में फिरोज शाह तुगलक को ही उत्तराधिकारी घोषित करते हैं, और बाद में इन्हें ही जो अमीर उलेमा वगैरह थे वो सब इन्हें ही राज्याभिषेक कराते हैं, और अगले सुल्तान के रूप में इनका चयन किया जाता है मोहम्मद बिन तुगलक के मरणोपरांत। तो मोहम्मद बिन तुगलक के मरणोपरांत इनका 2 बार राज्याभिषेक होता है। सबसे पहला थट्टा में, यहीं पे मोहम्मद बिन तुगलक का निधन भी हुआ था, एक बीमारी के कारण उनका निधन हो गया था, और यही थट्टा में इनका सबसे पहला जो है राज्याभिषेक कराया जाता है। और फिर बाद में दिल्ली सल्तनत के अंदर, दिल्ली के अंदर इनका राज्याभिषेक कराया जाता है। तो इनका राज्याभिषेक कब होता है? 1351 में। ये आपको ध्यान में रखना है। खलीफा द्वारा कासिम अमीर उल मोमिनीन की इन्हें उपाधि भी दी जाती है। ठीक है, तो अब चलिए कुछ इनका जो विजय है उसके बारे में हम जानते हैं, जिसे हम मैप के रूप में समझने का प्रयास करेंगे। ये इंडिया का मैप है। अब आप लोगों को इंडिया का मैप तो बनाने आना ही चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में, अगर मेंस के एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपको इंडिया के मैप के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको इंडिया का मैप एकदम फटाक से बनाने आना चाहिए। तो पश्चिम से अगर आप शुरुआत करेंगे तो बहुत ही आसानी होगा आपको इंडिया का मैप तैयार करने में, इसलिए आप पश्चिम से ही शुरुआत करें, गुजरात से शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कि यहाँ पे कहीं दिल्ली है, जहाँ पे दिल्ली सल्तनत के अंदर फिरोज शाह तुगलक स्थापित होते हैं अगले सुल्तान के रूप में। और ये वाला जो भाग है गंगा और यमुना दोआब क्षेत्र, जहाँ पे दोआब क्षेत्र में कर लगाया गया था बहुत अधिक मात्रा में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, और काफ़ी जनता आक्रोशित हुई थी इसी के कारण। दोआब कर बहुत अधिक लगाया गया था, और इसी क्षेत्र में यहाँ के प्रजा को, अब ऐसा माना जाता है, कुछ इतिहासकार हैं जो बोलते हैं कि इन्हीं प्रजा के विद्रोही होने के कारण उन्हें सिखाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद को, यहाँ पे दौलताबाद है, देवनगर जिसे बोला जाता था, जिसका नाम बदल करके दौलताबाद रखा गया, और इसे ही राजधानी घोषित किया। और राजधानी में बोला कि आप सारे प्रजा अपनी जो है इस जगह छोड़ करके राजधानी में निवास करें, वहाँ जाए। तो काफ़ी असंतोष की भावना उत्पन्न हुई थी उनके समय में। काफ़ी जो अमीर उलेमा वगैरह थे बहुत नाराज़ हुआ करते थे मोहम्मद बिन तुगलक से, और इसी के कारण इनको पसंद नहीं किया जाता था मोहम्मद बिन तुगलक का। जो इनकी जो कुछ नीतियाँ थी बहुत ही खराब थी। और उसके पश्चात फिरोज शाह तुगलक अगले शासन काल इनका प्रारंभ होता है इनके निधन के पश्चात। और समझें कि इन्होंने जो पहला आक्रमण किया
फिरोज शाह तुगलक 1351 में शासनकाल प्रारंभ करते हैं और 1351 के पश्चात यहाँ पे बंगाल यहाँ पे है, यहाँ कहीं है, और यहीं पे इन्होंने सबसे पहला आक्रमण करते हैं और इसी आक्रमण में इनका विजय नहीं हो पाता है। ये वापस अपने सेना को बुला लेते हैं, मतलब लौटा लेते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब फिरोज शाह तुगलक बंगाल में आक्रमण के दौरान, युद्ध के दौरान कुछ महिलाओं के चीखने रोने की आवाज़ उन्होंने सुन ली थी और इनका हृदय परिवर्तन हुआ और अंततः वो क्या करते हैं, अपनी सेना को वापस लौटा देते हैं और युद्ध को विराम दे देते हैं। और इस प्रकार यहाँ पे इनकी विजय नहीं होती है बंगाल में। बंगाल के बाद जो इन्होंने अपना अगला आक्रमण जो करते हैं वो कहाँ करते हैं, उड़ीसा में। उड़ीसा में इनका अगला आक्रमण रहता है और यहीं पे अब समझिए कि जगन्नाथपुरी को काफ़ी विध्वंस करते हैं, वहाँ पे तोड़फोड़ मचाते हैं, काफ़ी लूटपाट करते हैं। यहाँ पे ये जीतते हैं और जीतने के पश्चात यहाँ पे काफ़ी लूटपाट मचाते हैं। और इसके पश्चात ऐसा ये दो जगह है जहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा लूटपाट मचाते हैं अपने आक्रमण के पश्चात। एक तो होता है आपका उड़ीसा में, जहाँ पे जगन्नाथपुरी मंदिर भी है, बहुत सारे मंदिर थे और उस समय ये काफ़ी तोड़फोड़ भी मचाता है। उसके पश्चात यहाँ पे कहीं नागरकोट है। इसी नागरकोट में क्या करता है कि यहाँ पे ज्वालामुखी मंदिर है, वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा लूटपाट मचाता है। तो ये दो जगह है जहाँ पे मंदिरों को काफ़ी विध्वंस करने के रूप में इसे जाना जाता है और काफ़ी विध्वंसकारी था, मंदिरों को तोड़फोड़ मचाया। ज्वालामुखी मंदिर को भी यहाँ पे नागरकोट में तोड़ता है, यहाँ पे जगन्नाथपुरी मंदिर को भी तोड़फोड़ मचाता है, मंदिरों को अपमान किया जाता है, अपमानित किया जाता है। तो इस प्रकार से इनका कुछ विजय जो था वो 3-4 जगह जहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला इसका जो शासन काल की जो रणनीतियाँ थी वो क्या थी, ये 4 प्रकार के टैक्स की शुरुआत करा था। ठीक है, 4 प्रकार के टैक्स का शुरुआत किया था, 4 करों का आरंभ किया था। वो 4 कर कौन कौन से हैं, जहाँ से क्वेश्चन भी लगातार पूछा जाता है। अब ये प्रथम मुसलमान था जिसने जजिया कर प्रारंभ किया था, ब्राह्मणों पे इसने जजिया कर लगाया था, ये ऐसा प्रथम शासक था। ये स्त्री, वृद्ध एवं विकलांग से जजिया कर नहीं लिया करता था। वैसे ब्राह्मण जो स्त्री, वृद्ध एवं विकलांग हुआ करते थे उनसे जजिया कर नहीं लेता था। दूसरा है जकात कर, जो धनी मुस्लिम, इन्हें भूमि कर बोला जाता है, जकात कर धनी मुस्लिमों से लिया करता था। तीसरा है खम्स कर, युद्ध में लूटे हुए धन, उन धनों का जो हिस्सा है बंटवारा किया जाता है, 20% हिस्सा राज्य को और 80% हिस्सा सैन्य को दिया जाता था खम्स कर के अंतर्गत। और खराज कर जो है गैर मुस्लिम भू राजस्व कर के रूप में इन्होंने चलाया था, गैर मुस्लिमों के ऊपर भू राजस्व कर चलाया था, खराज कर। तो ये क्वेश्चन भी बराबर पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, जजिया कर क्या है, जजिया कर इन्होंने शुरुआत करी, जकात कर, खम्स, खराज। तो ये 4 प्रकार के करों की इसने शुरुआत करी अपने भू राजस्व दर को बढ़ाने के लिए। भू राजस्व नीति के तहत इसने 4 प्रकार के करों की शुरुआत करी। इसने एक कर और शुरुआत करा, वो क्या था, सिंचाई कर। सिंचाई कर हक ए सर्व के रूप में जाना जाता है सिंचाई कर को। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बराबर एग्जाम में, आपको ध्यान देना है। हक ए सर्व जिसे सिंचाई कर कहा जाता है, उपज का 1/10वां भाग जो है वो सुल्तान को, दिल्ली सल्तनत को दिया जाता है, राज्य को दिया जाता है। 5 बड़ी नहरों की भी इसने शुरुआत करी, सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ किया ताकि कृषि बहुत ही सफलतापूर्वक हो सके। इसने चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए, जिसे अधा एवं विख के रूप में जाना जाता है। अधा एवं विख, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अधा एवं विख क्या है।
तो ये सिक्कों के रूप में इसे जाना जाता है। चांदी एवं तांबे के मिश्रण से बने सिक्के होते हैं जिसे अधा एवं विख कहा जाता है। किसानों के तकावी ऋण की माफ़ी कर दी जाती है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय तकावी ऋण की शुरुआत करी गई थी जिसका माफ़ी दे देता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक उन किसानों को जो अकाल के समय सरकार से ऋण लेते थे और उन सभी ऋणों को फिरोज शाह तुगलक जो है वो माफ़ कर देता है, जिसे तकावी ऋण के रूप में जाना जाता है। तो ये तकावी ऋण को माफ़ी दे दी जाती है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। अब इसने प्रमुख विभाग के रूप में इसने शुरुआत करी, वो कौन सा विभाग है? मुस्लिम विधवा एवं स्त्री सहायता के लिए इसने दीवाने खैरात के रूप में चलाया। ठीक है, मुस्लिम विधवा एवं स्त्री सहायता के लिए दीवाने खैरात चलाए। ये नाम आपको ध्यान में रखना है। दीवाने खैरात क्या है, दीवाने बंदगान क्या है, दारुल सफ़ा क्या है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा ऐसा क्वेश्चन बनता है। दीवाने खैरात किसके लिए है? मुस्लिम विधवा एवं स्त्री सहायता के लिए। दीवाने बंदगान किसके लिए है? दासों के लिए। इसी के समय सर्वाधिक दास हुआ करते थे इनके सल्तनत काल में। निःशुल्क अस्पताल की शुरुआत करी जिसे दारुल सफ़ा कहा जाता है। पूछा जाता है एग्जाम में दारुल सफ़ा क्या है, तो आप ध्यान में रखेंगे। तो निःशुल्क अस्पताल के रूप में इसने शुरुआत करी। पेंशन भी शुरुआत किया, वृद्ध पेंशन, दीवाने इस्तिहाक के रूप में। फिर अगला लोक निर्माण एवं रोजगार विभाग की भी इसने शुरुआत करी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसने कुछ प्रमुख विभाग की शुरुआत करता है फिरोज शाह तुगलक। जो कुछ अन्य तथ्य हैं उसके ऊपर हम जाएंगे। फिरोज शाह तुगलक ने क्या कार्य किया था? अमीर एवं सैनिकों के लिए वंशानुगत इसने चलाया। वंशानुगत मतलब कि पहले क्या हुआ करता था कि जितने भी सैनिक पद होते थे वो उनके कार्यों के हिसाब से उन्हें पद दिया जाता था, लेकिन अब क्या हो गया, ये फिरोज शाह के अंतर्गत वंशानुगत हो गया। सारा पद जो है वो वंशानुगत हो गया। ठीक है, इसने जो है सैनिकों को जो आय के रूप में जो पैसे दिए जाते थे वो भी इसने बंद करा करके शुरुआत करी। इसने इक्तदारी व्यवस्था की शुरुआत करी, वंशानुगत पदों की शुरुआत करी। तो ये सब कार्य जो है फिरोज शाह तुगलक के समय शुरुआत हुआ। जो भी इसने लड़ाइयाँ लड़ी, वो आक्रमण जो इसने किया था अन्य अन्य जगहों पे, इसने एक कार्य चलाया कि हम जहाँ तक पहुँच सकते हैं, जहाँ तक हमारी पहुँच है वहीं पे हम आक्रमण कार्य करेंगे, बाकी जगहों पे हम छोड़ देंगे। तो इसके समय में जो दक्षिण अभियान था वो अभियान नहीं चलाया जाना लगा और ये उत्तरी भाग तक ही सीमित रह गया। तो फिरोज शाह तुगलक का जो साम्राज्य विस्तार है ये लगभग उत्तरी भाग तक ही रहा। दक्षिण भारत में इसने कहीं पे भी अपना जो आक्रमण है वो नहीं करता है, वो छोड़ देता है। काफ़ी ये रक्त बहाने के पीछे इसका कोई कार्यक्रम नहीं होता है। बहुत दयालु किस्म का ये व्यक्ति होता है फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, आत्मकथा भी इसके ऊपर लिखा जाता है, फुतुहात ए फिरोज शाही जिसे बोलते हैं, इनका आत्मकथा है। इसके अंतर्गत जो इतिहासकार थे जियाउद्दीन बर्नी, खम्स ए सिराज, इनके समय में इसने 300 नए नगर की शुरुआत करी। जौनपुर, फिरोजाबाद, हिसार, फतेहाबाद जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में आप जान लें कि क्योंकि पूछा जाता है कि जौनपुर की शुरुआत किसने करी, किसने निर्माण किया, तो फिरोज शाह तुगलक। इसके समय जो वास्तुकार था मलिक गाजी सहना था। तो ये भी ध्यान में रखना है। कुछ अन्य तथ्य हैं जिसके बारे में जानेंगे। इसके शासनकाल में खिजराबाद एवं मेरठ से, ठीक है, खिजराबाद एवं जहाँ टोपरा गांव है, मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित
किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इसने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे हुए 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी में विद्वान अपाउद्दीन द्वारा दलायते फिरोज शाही नाम से अनुवाद करवाया। जो ज्वालामुखी मंदिर जो नागरकोट के अंतर्गत था, जहाँ पे ये आक्रमण के पश्चात वो जीतता है और जीतने के पश्चात ज्वालामुखी मंदिर को काफ़ी विध्वंस करता है, अपमानित करता है। उसके बाद वहाँ के पुस्तकालय से जो 1300 ग्रंथ लूटे जाते हैं, उन सभी को क्या होता है, फारसी में अनुवाद करवाता है अपाउद्दीन द्वारा। दिलायते फिरोज शाही के नाम से अनुवाद कराया जाता है। ठीक है, सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का भी निर्माण कराया। ठीक है, दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण किसने कराया? फिरोज तुगलक ने। 1200 बागों का भी निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने कराया। राज्य के खर्च पर हज यात्रा की शुरुआत करी। देखिए, ये सब पॉइंट आपको याद रखना है। राज्य के खर्च पर हज यात्रा की शुरुआत किसने करी? फिरोज शाह तुगलक ने। पर्दा प्रथा व स्त्रियों के मजार जाने पर इसी ने रोक लगाई। फिर हेनरी इलियट जो होते हैं, हेनरी इलियट, ये सल्तनत काल का अकबर इसे बोलते हैं। फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। सल्तनत काल का अकबर किसे कहा जाता है? तो फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। तो इस प्रकार अगले तथ्य की तरफ चलें तो फिरोज काल में निर्मित खाने जहां तेलंगानी के मकबरा की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से की जाती है। ठीक है, प्रथम शासक जिसने इस्लाम को शासन का आधार बनाया, शरीयत को शासन का आधार बनाया। ठीक है, स्थायी सेना इसने शुरू की। दाग प्रथा की शुरुआत जो हुई थी, वो दाग प्रथा का इसने त्याग किया। मध्यकालीन भारत का कल्याणकारी उदारवादी निरंकुश शासक हुआ करता था। ये काफ़ी कल्याणकारी उदारवादी रूप से इसने कार्य किया। इसके पश्चात जो फिरोज शाह तुगलक के पश्चात जितने भी सुल्तान हुए, वो अपने साम्राज्य को आगे नहीं बढ़ा पाए। दिल्ली सल्तनत का पतन प्रारंभ होते चला गया। इसी के समय तैमूरलंग का आक्रमण भी होता है। यहाँ के जो अंतिम शासक होते हैं नसरुद्दीन महमूद तुगलक हुआ करते हैं। अंतिम शासक 1394 से 1414 तक ही रहते हैं और इसी का अंत करता है तैमूरलंग। इन्हीं के समय इनका आक्रमण होता है और इनकी मृत्यु होती है और उसके पश्चात गद्दी बिल्कुल खाली पड़ जाता है और उसी का मौका का फ़ायदा उठाकर खिज्र खां क्या होता है, सैयद वंश की स्थापना कर देता है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। ठीक है, तो खिज्र खां अगला शासक बनता है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत और वो सैयद वंश की स्थापना करता है। तो इस प्रकार तुगलक वंश का अंतिम शासक जो है वो कौन होता है? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। अंतिम शासक भी पूछ दिए जाते हैं। प्रथम शासक किसने स्थापित किया, कौन इसका अंतिम शासक था? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तैमूरलंग का आक्रमण इसी के शासनकाल में होता है और खिज्र खां इसी मौके का फ़ायदा उठा करके दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बैठता है और अपना सुल्तान के रूप में पदवी धारण करता है और सैयद वंश की स्थापना करता है। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सिया वंश को चलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम आगे देखेंगे। इसके लिए हमने कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए रखे हैं, बहुविकल्पीय क्वेश्चन है जो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। फिरोज शाह तुगलक ने निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए सबसे अधिक प्रसिद्धि प्राप्त की? तो इसके शासन काल में इसने सिंचाई व्यवस्था काफ़ी अच्छे तरीके से सुदृढ़ करता है। सिंचाई व्यवस्था का इसने विकास करता है और ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन है मेंस के लिए है, फिरोज शाह तुगलक के प्रशासनिक और सामाजिक सुधारों का वर्णन कीजिए। साथ ही यह भी बताइए कि इन सुधारों का तत्कालीन समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है,
तो इन सभी बातों की चर्चा आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। आप आंसर बहुत अच्छे तरीके से बनाइए, जितने भी पॉइंट है उसको नोट डाउन कीजिए और बुक को पढ़ना मत भूलिए। जो भी चीज़ें हमारे वीडियो में अगर छूट जाते हैं तो आप बुक के अंतर्गत उन सभी पार्ट को पढ़ सकते हैं। इसलिए कभी भी किताब को पीछे मत रखिए, सिर्फ वीडियो पे कंसंट्रेट नहीं करना है, किताब को भी पढ़ते जाना है, ठीक है। तो आपके मेमोरी में छपने के लिए वीडियो बहुत ही सहायक होता है, लेकिन किताब भी उतना ही ज़्यादा सहायक होता है किसी चीज़ को याद कराने में। स्टोरी के अनुसार आप इतिहास को पढ़ते चलें, आप ज़रूर अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ रटने की प्रवृत्ति मत कीजिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सिर्फ लूसेंट उठाते हैं और रटते चले जाते हैं, तो सिर्फ रटने से आपको ध्यान में नहीं रहेगा, बहुत जल्दी भूल जाएंगे। इसलिए अच्छा है कि आप स्टोरी की तरह उसको ध्यान में रखें, कब क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन आया, क्या स्टोरी रहा, किस प्रकार शासनकाल उसने चलाया। तो अगर आप स्टोरी ध्यान में रखेंगे तो आप बहुत जल्दी कैच कर पाएंगे, अच्छा स्कोर कर पाएंगे एग्ज़ाम में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।